एनर्जी डायग्राम्स की टर्म में देखेंगे कि जब आपका एक डायोड या पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो उसकी जो डिप्लीशन रीजन होती है या उसकी जो एनर्जी डायग्राम होती है वो किस तरह की होती है। The valence and conduction bands in n-type material are at slightly lower energy levels than the valence and conduction band in a p-type material। तो आपके एन टाइप मटेरियल के जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड वो दोनों पी टाइप मटेरियल के वैलेंस और कंडक्शन बैंड से स्लाइटली लोअर एनर्जी लेवल्स पे होते हैं। तो डायग्राम में मैंने शो किया है कि ये तुम आपका पी टाइप मटेरियल है, ये उसका वैलेंस बैंड है, ये उसका कंडक्शन बैंड है। ये आपका एन टाइप मटेरियल है, ये इसका वैलेंस बैंड है, ये इसका कंडक्शन बैंड है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये साफ इस फिगर से पता चल रहा है कि एन टाइप का जो वैलेंस बैंड है और वैलेंस और कंडक्शन बैंड से स्लाइटली लोअर एनर्जी लेवल पे ये एनर्जी को शो कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर। यानी कि अगर दोनों के कंडक्शन बैंड को कंपेयर करें तो एन टाइप कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड से स्लाइटली लोअर है। इसी तरह एन टाइप का वैलेंस बैंड पी टाइप के वैलेंस बैंड से स्लाइटली लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर है। अब ऐसा होता क्यों है? रिकॉल दैट पी टाइप मटेरियल हैज ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज। ये हमने देखा था कि जब पी टाइप मटेरियल बनाते हैं तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, और जब एन टाइप मटेरियल बनाते हैं तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज होती हैं या ट्राईवैलेंट या ग्रुप थर्ड ए के जो एलिमेंट्स होते हैं they exert lower forces on the outer shell electrons than the pentavalent impurity। तो इनके जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के ऊपर उनकी लोअर फोर्सेस होती हैं, जबकि पेंटावैलेंट के ऊपर वो इसके मुकाबले में स्ट्रांग होती हैं। अब इस फोर्सेस के लोअर होने से होता क्या है? The lower forces in p-type material means that the electron orbit are slightly larger। तो अगर न्यूक्लियस की फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जरा बड़े ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होंगे, और इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी ज्यादा होगी मुकाबले उन इलेक्ट्रॉन्स के जो कि पेंटावैलेंट या एन टाइप मटेरियल के अंदर रिवॉल्व हो रहे हैं। तो जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उतनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कम होगी। तो ये वजह है जिसकी वजह से आपके एन टाइप मटेरियल के अंदर कंडक्शन और वैलेंस बैंड दोनों पी टाइप मटेरियल के मुकाबले में स्लाइटली लोअर एनर्जी लेवल्स के ऊपर है। अब इससे होता क्या है? अब आपके एन टाइप मटेरियल के कंडक्शन बैंड में जो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉन में जो कंडक्शन बैंड के ऊपर हायर एनर्जी लेवल के ऊपर है, जो मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, ये थोड़े लोअर एनर्जी लेवल पे और ये थोड़े हायर एनर्जी लेवल पे। तो कंडक्शन और वैलेंस बैंड दोनों पी टाइप के मुकाबले में स्लाइटली लोअर तो है, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन इनका ओवरलैप हुआ आपस में। तो
तो इस ओवरलैपिंग की वजह से जो एन टाइप के अंदर हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन है उनमें इतनी एनर्जी मौजूद होगी जब आपका पीएन जंक्शन फॉर्म होगा या जस्ट उसकी एट इंस्टेंट जब डायोड फॉर्म हुआ है तो उस वक्त इन हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी होगी कि ये आपके इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। तो जैसे ही ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है जंक्शन को क्रॉस करने में ये अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। तो अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे तो ये यहां आते ही फौरन चले जाएंगे पी टाइप के वैलेंस बैंड में। ये बात हो रही है एट द इंस्टेंट व्हेन जंक्शन इज फॉर्मिंग। यहां आके ये होल के साथ रिकंबाइन हो जाएंगे और ये प्रोसेस इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जो एन रीजन से बैरियर क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आ रहे पी टाइप के और वहां से एनर्जी लॉस करके जा रहे पी टाइप के वैलेंस बैंड में, जब तक आपका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाएगा ये प्रोसेस चलता रहेगा। Free electrons in the n region that occupy the upper part of the conduction band in terms of their energy can easily diffuse across the junction and temporarily become free electron in the lower part of the p region conduction band, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। After crossing the junction, the electron quickly lost energy and fall into the holes in the p region valence band as indicated in figure। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि एन रीजन के हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन पी रीजन के लोअर एनर्जी बैंड के अंदर आ जाएंगे कंडक्शन के और वहां से वो डिफ्यूज हो जाएंगे जाके वैलेंस होल के साथ। और ये डिफ्यूजन कंटिन्यूस रहेगी और डिप्रेशन रीजन the deposition region begins to form and the energy level of the n region conduction band decreases। और जब ये डिफ्यूजन होती रहेगी तो आपके एन रीजन की जो कंडक्शन बैंड है उसकी एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो है वो तो सारे के सारे मूव कर रहे होंगे टूवर्ड्स द कंडक्शन बैंड ऑफ द पी टाइप मटेरियल, जिसकी वजह से आपका कंडक्शन बैंड एंड रीजन के अंदर उसकी एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो ये आपने देखा, ये वो टाइम एट दैट इंस्टेंट जब सेमीकंडक्टर फॉर्म हुआ, डायोड फॉर्म हुआ और ये जब डिफ्यूजन होके इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो आपने देखा कि पहले ये दोनों ओवरलैप किए हुए थे, अब ये मजीद नीचे चला गया क्योंकि इसके हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन वो इधर चले गए और यहां से वो डिफ्यूज हो गए वैलेंस बैंड के पी रीजन के। तो ये आपका वो पीएन जंक्शन और डिप्लीजन रीजन फॉर्म हो चुकी है और ये एक एनर्जी हिल बन गया है फॉर एन टाइप इलेक्ट्रॉन। एनर्जी हिल, हिल आप पहाड़ को या चोटी को कहते हैं, तो ये एनर्जी की चोटी बन गई है, यानी कि इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन को अगर इधर जाना है तो उनको ये क्लाइंब करना पड़ेगा यहां से।
और क्लाइम करने के लिए there is an energy gradient across the depletion region which act as energy hill that an n region electron must climb to get to p region. तो आपको अगर इसको क्लाइम कराना है तो आपको एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी या 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉरवर्ड वाइस में। अब ये फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस क्या है? ये आपके पास आपका एक डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये पोटेंशियल बैरियर बना हुआ है या डिप्लेशन रीजन है। तो हम अपने डायोड को फॉरवर्ड वाइस कहते हैं कि अगर आप अपने वोल्टेज सोर्स को या जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट कर दें और नेगेटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट कर दें तो ये आपका डायोड आता है फॉरवर्ड वाइस। और आपका जो डायोड है, सिंपल डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड, वो फॉरवर्ड वाइस में करंट कंडक्ट करता है। और ये 22 वोल्टेज अगर फॉरवर्ड बाइस आपने अप्लाई किए तो 0.3 जर्मेनियम के केस में और 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड के लिए, यानी कि अगर हम सिलिकॉन का डायोड कंसीडर कर रहे हैं तो 0.7 वोल्ट तक कोई करंट पास नहीं होगा। 0.7 वोल्ट खर्च हो जाएंगे इस बैरियर को खत्म करने में। उसके बाद जो आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वो आपके डायोड के क्रॉस करंट को इंक्रीज करेगा और इसके अंदर आपकी डिप्लीशन रीजन नैरो होती है। रिवर्स बाइस में आप उल्टा करते हैं। अगर आप अपने डायोड के पी रीजन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो आपका डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा और इस केस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कि जो आपकी की जो 22 वोल्टेज है ये हर सूरत में ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम हो, क्योंकि अगर आपके पास आम सेमीकंडक्टर डायोड है जिसको हम आम जबान में रेक्टिफायर डायोड भी कहते हैं, अगर उसमें आपने रिवर्स वोल्टेज उसके ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई कर दिया तो ये डायोड आपका खराब हो जाएगा। रिवर्स वाइस में एक मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं जो आपका डायोड बर्दाश्त कर सकता है, वो उसकी डेटा शीट के अंदर गिवन होते हैं। रिवर्स वाइस के अंदर कोई करंट या नेग्लिजिबल करंट फ्लो करेगा, या तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा या बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में करंट फ्लो करेगा और डिप्लीशन रीजन बड़ा होता जाएगा, वाइडन होता चला जाएगा। डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और फर्स्ट इसमें आइडियल डायोड। In this characteristic curve, we do not consider the voltage drop or the resistive property current properties. हम इस मॉड्यूल के अंदर अपने डायोड के अंदर कोई रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी या जिसको हम पोटेंशियल बैरियर उसका हम कह रहे होते हैं, हम उसको कंसीडर या कोई वोल्टेज ड्रॉप जो 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है ओवरकम करने के लिए उसको कंसीडर नहीं करते। ये एक आइडियल डायोड है जो कि जिसको हम आइडियली कहेंगे कि ये थ्योरेटिकल पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या तो ओपन होगा या स्विच इसका क्लोज होगा। तो आपने इसको फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट कर रखा है।
इस डायोड मॉडल के अंदर आप जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट प्रोपोर्शनली उसके इंक्रीज करता रहेगा। यानी कि कोई वोल्टेज ड्रॉप डायोड के अक्रॉस नहीं होगा। आप जितना भी वोल्टेज देंगे वो सारा का सारा करंट इंक्रीज करेगा। प्रैक्टिकल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे पास आम डायोड होते हैं उनके अंदर हमें पता है 0.7 वोल्ट तक कोई कंडक्शन नहीं होगी। ये फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज है और 0.7 वोल्ट के बाद सारा करंट फ्लो करेगा डायोड के अंदर से। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल डायोड मॉडल है। थर्ड, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड। इस मॉडल के अंदर हम सिर्फ डायोड के जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उनको कंसीडर नहीं करते, बल्कि उसके अलावा जो अदर फैक्टर्स है सच एज रेजिस्टिव इफेक्ट और उसका रिवर्स ब्रेकडाउन, हम दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड के अंदर इसके साथ एज अ सीरीज रेजिस्टेंस एक्ट करती है, तो उसका कर्व कुछ इस तरह का बनता है, और रिवर्स वाइज जब अप्लाई करते हैं तो ये कर्व इस तरह का बनता है। इस मॉडल के अंदर जो डायोड के ऊपर 0.7 वोल्ट जो ड्रॉप हो रहे थे, उसके अलावा हम डायोड का रेजिस्टिव इफेक्ट भी कंसीडर करते हैं और ब्रेकडाउन इफेक्ट भी कंसीडर करते हैं।